Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू लालिमा। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, let's begin with the headlines. Well, India's retail inflation to a 7-month low of 3.61% in February from 4.31% in January, mainly due to easing of food prices. India's industrial production for January rose to 5% in January as compared to 3.2% in December. And domestic share markets end with moderate losses. Sensex lost 72 points to close at 74,030, while Nifty 50 fell 27 points to settle at 22,471. देश में फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 7 महीने के न्यूनतम स्तर 3.61% पर आई। खाद्य पदार्थों के दाम मुख्य रूप से घटने से आई यह कमी। जनवरी में यह दर 4.31% हुई थी दर्ज। जनवरी में देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा 5% पर आया। इससे पिछले महीने दिसंबर में 3.2% की वृद्धि हुई थी दर्ज। और मामूली घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स 72 अंक घटकर 74,030 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 27 अंक फिसलकर 22,471 पर आया। देश में फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 7 महीने के न्यूनतम स्तर 3.61% पर आ गई। जनवरी में यह दर 4.31% दर्ज हुई थी। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने से यह गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दर 6.02% थी, जो फरवरी में घटकर 3.75% पर आ गई। मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.79% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.32% ये दर्ज हुई है। आलोच्य अवधि में सब्जियों के दाम काफी सस्ते हुए हैं। जनवरी में सब्जियों की मुद्रास्फीति दर 11.35% थी, जबकि फरवरी में यह घटकर 0 से भी 1% से अधिक नीचे फिसल गई। इस दौरान दालें भी सस्ती हुई हैं। जनवरी के 2.59% की तुलना में मुद्रास्फीति की दर घटकर 0 से 0.35% नीचे फिसल गई। फरवरी में फ्यूल और लाइट में मुद्रास्फीति दर 0 से 1.33% और 0 से 3.8% नीचे दर्ज हुई है। लगातार इनमें यानी मुद्रास्फीति घटती ही जा रही है। हालांकि फरवरी महीने में शहरी क्षेत्रों में आवास मुद्रास्फीति की दर जनवरी के 2.82% की तुलना में बढ़कर 2.91% पर पहुंच गई। गौरतलब है कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर देश में केंद्रीय बैंक के लक्ष्य दायरे में बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए औसत मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं ये आंकड़े? अच्छी खबर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। क्या आकलन कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन खबर इसे माना जा सकता है, क्योंकि मोटे तौर पे हम इसका अंदाज़ा, और ख़ास तौर पे महंगाई के जो आंकड़े होते हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या उसका असर रहेगा अर्थव्यवस्था पर। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो रिजर्व बैंक है, उसने जो एक बेंचमार्क सेट किया है, क्या उस बेंचमार्क के
भीतर वो जो मुद्रास्फीति दर है वो रह पा रही है। अगर रह पा रही है तो क्या वो जो उसका मीडियन मार्क है क्या उसके आसपास रह पा रही है या उससे कम रह पा रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 से 6% का मार्क रखा था, उसकी मीडियन दर 4% मानी जाती है। और अभी जो आंकड़े आए हैं फरवरी के वो 4% से कम है, 3.61% है। यानी कि ये एक अच्छी जिसे कहा जाए इंडिकेशन हो सकती है। और केवल इकोनॉमी के लिए नहीं, लार्जर मार्केट के लिए भी कहा जा सकता है। और रिटेल इन्फ्लेशन का सीधा सीधा वास्ता आम आदमी से है, आम आदमी की जेब से है। और मोटे तौर पर एक सिंपल इकोनॉमी का रूल कहता है कि अगर किसी की जेब में 2 पैसे बचेंगे तो वो 2 पैसे ज़्यादा खर्च करेगा। यानी कि अगर मुद्रास्फीति में महंगाई में 2 पैसे की कमी आई है, यानी कि वो 2 पैसे आम आदमी की जेब में ज़्यादा बच रहे हैं, तो वो 2 पैसे ज़्यादा खर्च करेगा। बाजार में 2 पैसे ज्यादा अगर खर्च होंगे, यानी कि बाजार में पैसे की आवक ज्यादा होगी, और पैसे की आवक ज्यादा होगी तो सर्कुलर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था को जो मजबूती जो कही जा सकती है वो मजबूती मिलेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसे इन आंकड़ों को मैं मानूंगा। Vishal, when we talk of low retail inflation, usually it's the food prices that we talk about. The food inflation has gone down, goes down. It affects the retail inflation, overall retail inflation. Now, there is an India and there is a Bharat. Now, food is grown in Bharat and India consumes it. When we say the retail inflation is down, food inflation is down, does it affect Bharat over India? Well, it should not affect Bharat over India right now, because there have been processes which have been put in place to ensure that the farmers do get, the producers, that's Bharat if you're talking about, of course, exactly. the farmers, the producers, Exactly. they get best remunerative prices for their products, optimal prices for their products in the market. Of course, market forces do dictate prices most of the times, and when we see, sometimes there is a whole lot of a difference between, the wholesale price and the retail price. That is why when you look at the retail inflation, if the retail inflation basket, in that retail inflation basket, if the food prices or the increase in food prices have come down to 3.75 from 6%, it clearly shows that there is an ease factor in the retail, inflationary price segment. As far as the wholesale pricing is concerned, that is where Bharat, segment, that is the farmers and producers, should be more concerned about. And therein, I believe, slowly but steadily, the progress has been moving on. विशाल जी, यहाँ आपका ध्यान इसी भारत और इंडिया की ओर आप फिर ले जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि क्यों अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत में जो आंकड़े होते हैं ये महंगाई के वो अधिक होते हैं, और शहरी भारत में, शहरी इंडिया में वो आंकड़े कम होते हैं। जैसे इसी आंकड़ों को ले तो शहरी क्षेत्रों के लिए ये खुदरा मुद्रास्फीति दर 3.79% रही, और शहरी क्षेत्र में 3.32, यानी 7.9% और 3.2%। इंडिया 3.2 यानी कम। यानी हम शहरी लोग क्यों अधिक सस्ता खरीदते हैं और ग्रामीण लोगों को ही महंगी क्यों सब्जियां मिल रही? देखिए, ये आपने बहुत ही मोटा हिसाब से जो है एक सवाल को सामने रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अगर गहराई में जाएं तो समझेंगे कि ये जो अंतर है, पहली बात तो ये अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, अंतर नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी अगर इस अंतर को समझने की कोशिश की जाए तो उसको इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जो शहरी इलाके हैं खास तौर पर, वहाँ पर जब आप फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन की बात करते हैं, और हालांकि ये इसको अगर आप आम बोलचाल की तरीके से देखेंगे या आम जनता से बात करके देखेंगे, आम नागरिक से बात करके देखेंगे, तो जो शहर में रहने वाला आदमी है वो कहेगा कि नहीं हमें ज्यादा महंगी सब्जियां मिल रही हैं। गांव में रहने वाला आदमी कहता है कि नहीं साहब हमें ज्यादा महंगी सब्जियां मिल रही हैं। तो देखिए क्या है कि ज्यादातर जो प्रोड्यूस है, जो किसान जो उगाता है, वो ज्यादातर प्रोड्यूस है, वो बेहतर कीमतें हासिल करने के लिए उसको बड़े शहरों की तरफ भेजता है। तो जो वो बड़े शहरों की तरफ भेजता है, तो जो रूरल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें खपत के लिए उसका कई फूड प्रोडक्ट्स का, वेजिटेबल्स का या फिर फ्रूट्स का, इनका कम हिस्सा जो है वहां के खुदरा बाजार के लिए बच जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अंतर हमको दिखाई देता है, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ी मंडी में जब सामान भेजना होता है तो आपको लगता है कि किसान को लगता है कि हम ज्यादा बड़ी मंडी में भेजेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर कीमतें मिलेंगी, और जो थोक के भाव जो कीमतें उनको मिलती हैं होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स के अगर तरफ आप देखें जी, तो वहां जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर ज्यादा मूल्य मिलता है बनिस्बत जो रूरल सेंटर्स हैं उनके मुकाबले।
All right. That's quite a clarification. Let's move on. India's industrial production growth measured by the Index of Industrial Production, IIP, rose to 5% in January as compared to 3.2% in December, according to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Among the three major components of IIP, manufacturing grew 5.5% in January, mining activity increased by 4.4%, and electricity generation grew by 2.4% as per the data released. The corresponding growth rates of IIP as per use-based classification in January 2025 over January 2024 stood at 5.5% in primary goods, 7.8% in capital goods, 5.2% in intermediate goods, 7% in infrastructure or construction goods, 7.2% in consumer durables, and 0.2% contraction in consumer non-durables. What do you make of this data, Vishal? Well, again, a significant set of data. And the reason why I'm pointing out these two data is very significant is because perhaps tomorrow when the markets open, we might see some change in the sentiments based on these data, because markets usually look at, indicators, and these data sets are very, very significant indicators. The inflation data, the IIP data, and inflation data, not only, domestic inflation data, but the US inflation data as well. Yeah. They do indicate to the market that what is happening overall at a macro scale in the economy. And this IIP data gives them again another picture that things have improved from in January where they stood in December from 3.2% to 5% is a significant increase in the IIP, that is industrial index of industrial production data as well. And when we look at other components of this, for example, manufacturing has grown at 5.5%. You're saying mining activity by 4.4%, electricity generation by 2.4%. But the catch here is, and I would like to point out the catch, is that any economy, and it's not just about Indian economy, will have to show consistency in ensuring that this growth data remains on the upward trajectory only. That is where the catch is. Sometimes when we see a dip in these data, that is when we see the markets reflecting accordingly. आइए, चर्चा हुई मार्केट की, तो अब सीधे चलते हैं बाजार की ओर। जी, बाजार में आज भी कुल मिलाकर, यानी जैसे एक अंग्रेजी में टर्म हुआ करता है लैकलस्टर, या कोई खास नहीं, उतार चढ़ाव उठा पटक हम देखते हैं, वैसा ही दिन आज भी रहा है। घरेलू शेयर बाजार कुछ मजबूती के साथ खुले, लेकिन बाद में यह मजबूती दिखी नहीं और अंत में मामूली घाटे के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 72 अंक यानी 0.1% घटकर 74,030 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 27 अंक यानी 0.12% नुकसान के साथ 22,471 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली ही प्रधान रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.57% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.48% की कमी आई। Well, the stocks in detail now. The domestic share markets opened strong today, but soon caution gripped investor sentiment. And at the end of the trading session, the benchmark equity indices ended with moderate losses. At the Bombay Stock Exchange, Sensex fell 0.1% and lost 72 points to close at 74,030. At the National Stock Exchange, Nifty 50 fell 27 points or 0.12% to settle at 22,471. The broader market indices at the BSE were also in the negative territory. The BSE mid-cap index fell 0.57%. The BSE small-cap index also fell down 0.48%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, Infosys plunged nearly 4.3%, Tech Mahindra slipped 2.8%, and Nestle dropped more than 2.4%. Conversely, among the top gainers, IndusInd Bank rose nearly 4.4%, Tata Motors gained almost 3.2%, and Kotak Mahindra increased nearly 2.5%. In the sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended down. Among top laggards, focused information technology sector lost more than 3%, information technology sector slipped 2.95%, and tech fell 2.59%.
However, in the top gainers, auto gained 0.53%, BankX advanced 0.47%, and energy and financial services sectors each rose 0.43%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,491 companies declined, 1,494 advanced, and 137 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 20 companies hit their 52-week high, while 234 hit their 52-week low. Vishal, a very predictable question. Earlier the markets seemed to be inflated. Was there artificial bubble, artificial inflation? And has it bottomed out and stabilized now that we are seeing it's hovering somewhere around 70 or 75? And if this is the right time to invest, considering that we had touched 80 plus? Sensex. Well, I'll start with the last question first, and that is the indication coming in from the market is that the investor sentiment is still subdued. There's still risk wary because of certain factors. But then let's jump onto the first part of the question and let's look at what is happening and why it is happening. See, today's session was very volatile. Thankfully, it ended flat. Yep. In such volatile session, ending flat, there are certain reasons behind that. One is perhaps, the investors were wary of, getting their hands dirty before the weekly closing. The second part is because if you look at certain sectoral indices, you will find out that, the investors are still they still have a positive stance as far as the short-term market range is concerned. So if there is a positive stance for the short-term market range, that means that the investors still have hope. They're looking for indicators. Now, hope against what? What are the factors which is making the market behave in such a volatile fashion? Of course, all of us know because of the President Donald Trump's reciprocal tariff policies and all. That is still to calm down. That particular storm is yet to calm down. That's one. Two is if you look at the U.S. markets, there is a huge correction happening there in the US markets. So in Asian markets also, including Indian market, there are slight concerns whether or not it might spill down to other global, stock markets, stock exchanges. Although the chances right now are slim because if you look at, the Asian stock markets results, there is a mixed response there. So if there is a mixed response coming in immediately from the, other important Asian markets, it looks like, it's not going to be much of a concern. Third most important part is, of course, the data which we discussed a little while ago. The market was hoping for that data to come out, whether it will be positive or whether it will be negative or neutral. Now that two set of data has come out as very positive, that is India's inflation data and India's IIP growth data. That I believe tomorrow the markets, I hope, with crossed fingers, that tomorrow the markets should not behave in such a volatile manner. Although the volatility as of now will remain. The short-term stance is positive, but most of the experts in the trading segment say that it is not perhaps the right time to average out. Perhaps hold your horses a little bit longer. Take a deep breath. Look at the fundamentals and let the market settle down a little bit. आइए पहले नजर डालते हैं रुपए पर, उसके बाद फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे शेयर बाजार की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 2 पैसे मजबूत हुआ है, 27 रुपए 19 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.62 पर कारोबार कर रहा था। विशाल जी, आपने मतलब स्टांस को लेकर चर्चा की कि मध्यम अवधि में ठीक ठाक दिख रहा और उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन ऐसे तेज उतार चढ़ाव आज जैसे शायद कम दिखें और कल बाजार तेजी के साथ खुले। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि विदेशी यानी एफपीआईज वो लगातार निकाल रही हैं पैसा, उन्हें आकर्षक बाजार कहीं और दुनिया में या कह लें कि अमेरिका में दिख रहा है। वैसे में जो हमारा भारतीय छोटा निवेशक यानी जो कह लें कि जिसने नए पिछले कोविड पीरियड से अपने नए अकाउंट डीमैट अकाउंट खोलने शुरू किए और बाजार में आया, उसके लिए अब क्या विकल्प बनता है कि जब एफपीआईज लगातार बाहर निकलते दिख रहे और उसने जो 2 वर्ष पहले मुनाफा होता दिख रहा था बाजार में, उसको नुकसान होता हुआ यानी लग रहा है, तो वो अब अपना रुख क्या करे? यहाँ हम थोड़ा सुधार करना चाहेंगे कि रुपया आज
₹87.19 के स्तर पर बंद हुआ है, 2 पैसे मजबूत होकर। जी मनोज जी, देखिए बाजार के बारे में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास बात है ये उसकी, और हर वो व्यक्ति जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है या ट्रेड करना चाहता है उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बाजार जब ऊपर जाता है तब भी आपके लिए संभावनाएं हैं, बाजार जब नीचे आता है जी जी तब भी आपके लिए संभावनाएं श्रोताओं, हैं। ये बहुत अच्छी सलाह होगी, आप निश्चित रूप से इसे ध्यान देकर सुने। ऊपर जाते हुए बाजार में, नीचे लुढ़कते हुए बाजार में भी कहां संभावना बन सकती है, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ विशाल जी। जी, तो अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो स्वाभाविक है कि संभावनाएं इसमें आती हैं कि आपने अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा था और वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो आप उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अब बाजार नीचे आ रहा है तो सवाल ये उठता है कि उसमें संभावनाएं कहाँ हैं। अगर बाजार नीचे आ रहा है और मार्केट में करेक्शन हो रही है तो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह रिसर्च करके, एनालिसिस करके ये देखना होगा कि वो कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हैं, जिनमें करेक्शन जिस प्रतिशत तक या जितनी मात्रा तक करेक्शन की जरूरत थी वो उतनी मात्रा तक करेक्शन हो चुकी है और वो एक ऐसे लेवल पर है जहां से अब उसकी स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी, अब उसमें वो ग्रीन कैंडल दिखनी शुरू होगी, उसमें ऊपर की तरफ उसका बढ़ना उसको चालू होगा उसका स्टॉक। वहां आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जहां मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एवरेज आउट करने के लिए अभी भी कुछ मार्केट ट्रेडर्स का कहना है कि ये समय नहीं है आपके एवरेज आउट करने के लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्या आप छोटे निवेशक हैं, क्या आप मझले निवेशक हैं, क्या आप बड़े निवेशक हैं? अगर आप बहुत बड़े निवेशक हैं तो निश्चित रूप से आपने अपने जिन्हें कहा जाए यू मस्ट हैव लुक्ड एट ऑल द एंगल्स एंड डॉटेड योर टीज एंड क्रॉस्ड योर आईज एंड ऑल दैट। सो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं बाजार की आज की स्थिति की और छोटे निवेशकों के लिहाज से, तो छोटे निवेशकों को इसमें बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर समय बाजार में किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कारण की वजह से करेक्शन होता है। इस करेक्शन में मौका तलाशिए, मौका बहुत ही चालाकी से तलाशिए, और मैं चालाकी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मार्केट है, इसमें जो भी पैसा लगाने आ रहा है, जो भी इन्वेस्टर है वो अपने आप को चालाक समझता है। तो आपको उन दूसरे इन्वेस्टर्स जितना चालाक होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और समझदार होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को नहीं, जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं उसको समझना पड़ेगा। देखिए, हम कोई सब्जी या फ्रूट लेने जाते हैं तो उसके लिए भी हम उसको पहले बहुत बार टटोल के देखते हैं कि इसमें कहीं दाग तो नहीं है, ये कहीं 2 दिन में सड़ तो नहीं जाएगा, इसका स्वाद मीठा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो यहां तो हम किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स की तरफ देखे बगैर, उसकी परफॉर्मेंस की तरफ देखे बगैर हम कैसे अपना पैसा लगा सकते हैं? बिल्कुल। And to add what you're saying, just not depend entirely on social media. बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके बिल्कुल हित में नहीं हूं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। आप पढ़िए सब जगह, लेकिन अपना दिमाग लगाइए और ऑथेंटिक डेटा को एनालाइज करके और फिर उसके बाद अपना फैसला करिए और निवेश करिए। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा। निवेशकों की खरीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.07% बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.47% का उछाल आया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.15% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंगसेंग 0.76% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.23% की गिरावट हुई। यूरोपीय जोन की ओर चले तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ कारोबार करते दिख रहे थे। अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 1.47% की वृद्धि थी। लंदन का FTSE 100 भी 0.67% लाभ के साथ चलता नजर आ रहा था। इस बीच यूरोपीय आयोग ने कहा है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम के यूरोप से आयात पर लगाए गए शुल्क के जवाब में अगले महीने से अमेरिका से यूरोप आने वाले 28 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की सामग्रियों पर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन ने कहा है कि अमेरिका के साथ बेहतर समाधान के लिए सार्थक बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। Welcome 20th January 2025, and it's US President Donald Trump's
talk or exposure or what should I say news on tariffs, which has been dominating the world news all along and shaping the whether it's multi-plural, whatever, lot of dynamics are associated with his outcomes. After the steep fall on Monday, U.S. stock market stayed under pressure on Tuesday. The day started off on a negative note as investors reacted to President Trump's fresh threats of doubling tariff to 50% on imports of steel and aluminium from Canada in response to Ontario's 25% tax on electricity exports to the U.S. However, markets moderated hours later after Canadian officials said a delegation would head to Washington soon to lower the tension between two countries. After market hours, Trump also reversed the decision of doubling tariffs on Canadian metals. Also, markets recovered some ground after news of possible progress in Russia-Ukraine ceasefire talks. At the end of the trade on Tuesday, Dow Jones dropped 1.16%, S&P 500 closed down 0.76%, and Nasdaq slipped 0.19%. Investors have become increasingly cautious as Mr. Trump has flip-flopped on tariffs, causing confusion and uncertainty. In addition to fears regarding the impact on economic growth and possibility of a recession, there are concerns that tariffs could reignite inflation. All eyes are on consumer price inflation CPI report due later today to gauge inflation trends in the US and to analyze the Fed's interest rate stance going forward. Investors are also contending with the possibility of a government shutdown this week and the impact of additional tariffs by the US scheduled for the 2nd of April. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हालांकि समय रहता तो यहाँ चर्चा की जा सकती थी, लेकिन समय अभाव थोड़ा सा दिख रहा है। देश के दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्ष में 63.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 63% की बढ़त 10 वर्षों में हुई। इस दौरान दूध का उत्पादन 23 करोड़ 90 लाख टन से अधिक पहुंच गया है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश का दूध उत्पादन 14 करोड़ 60 लाख टन से अधिक था। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत दूध खपत के मामले में भी दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति 471 ग्राम रोजाना दूध का खपत करता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाएं चला रही है। यहाँ पर बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहेंगे दूध उत्पादन और प्रोटीन के मसले पर कि क्या हम प्रोटीन खपत के मामले में भी दूध उत्पादन की तरह ही कहाँ खड़े हैं दुनिया के पैमाने पर अभी फिलहाल, यदि समझना चाहें तो? देखिए, दूध उत्पादन के मामले में भारत बहुत ही अग्रणी स्तर पर है और ख़ासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में सरकार की जो नीतियां रही हैं वो इस बात को बढ़ावा देने के लिए रही हैं, क्योंकि किसानों की आय को दुगना करने का जो टारगेट था उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जिन्हें कहा जाए कि पशुपालन जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। उसके चलते किसानों की आय में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और इस वजह से ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Right. Well, moving on to oil. Despite recession fears and tariff concerns, oil prices continue to show an upward trend in international markets. Brent crude was trading over 1% up at $70.20 per barrel. WTI crude was also trading over 1.1% up at $66.99 per barrel when reports last came in. अंत में चले सर्राफा बाजार। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.3% बढ़कर 86,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.26% लाभ के साथ 99,560 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एमसीएक्स पर अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य बिना किसी उतार चढ़ाव के 86,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई आपूर्ति वाली चांदी 1.29% बढ़त के साथ 99,393 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से विशाल जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मनोज। All right, friends, before we close, here's a look at the headlines once again. Well, India's retail inflation falls to a 7-month low of 3.61% in February from 4.31% in January, mainly due to easing of food prices. India's industrial production rose to 5% in January as compared to 3.2% in December.
And domestic share markets ended with moderate losses. Sensex lost 72 points to close at 74,030, while Nifty 50 fell 27 points to settle at 22,471. On that note, it's time for us to bid adieu. Friends, this is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak, and our expert Vishal Daya to sign off. Namaskar. Market Mantra.